इंडिया में पिछले दिनों एक अजीबो गरीब वाकया हुआ है। एक ऐसा वाकया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। मैं आपको स्क्रीन पर एक बेहिस इंसान की तस्वीर दिखाने लगा हूं। मैं अपने अल्फाज बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करता हूं और जानकर इस इंसान के लिए बेहिस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। इस इंसान को इंडिया में सुशासन बाबू कहा जाता है। बिहार का चीफ मिनिस्टर, 12 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने जिस बेगैरती का मुजाहरा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये बेगैरती उसने दुनिया से छुपकर अकेले किसी कमरे में नहीं की, मीडिया के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस के सामने किए, जब उसने एक तकरीब के दौरान एक मुसलमान लड़की का नकाब, उसका हिजाब खींच दिया। और आपने ये देखा कि जब उस मुसलमान बच्ची का हिजाब खींचा जा रहा था तब पॉलिटिशियंस पीछे रोकने के लिए खड़े नहीं थे, वो दांत निकालने के लिए खड़े थे। अब होना तो ये चाहिए था कि इस वाकये के बाद एक ह्यू एंड क्राई रेज होता, माफिया शुरू हो जाती, राजीनामे हो जाते, लेकिन दूसरी तरफ यूपी का वजीर आकर इस वाकये को कैसे डिफेंड करता है। वो कहता है हिजाब ही छुआ है, कहीं और छू लेते तो मसला होता। अब ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन आपने इस घटियापन को ही नहीं सुनना, आपने साथ सुननी है उस इंटरव्यूअर की हंसी, जिसके लिए अंग्रेजी में सेक्सुअल इन्यूएंडो का लफ्ज इस्तेमाल होता है। पहले ये देखें। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू ले? अब बेगैरती की सारी हदें पार करते हुए यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह का बयान सुने। वो कहता है कि पर्दा, बुर्का, नकाब, हिजाब ये उतारना पड़ेगा और उसके बाद अगर डॉक्टर काम नहीं करती है तो जहन्नुम में जाए। दिस इज द स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल एंड शाइनिंग इंडिया। जरा ये क्लिप देखें। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। अब यहां पर चंद एक सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इस वाकये को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें की जा रही हैं, बहुत से इमोशनल रिटोरिक आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन इस वाकये को लेकर कोई सीधी बात मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ बताने को तैयार नहीं है। जो चंद एक सवाल यहां खड़े होते हैं उसमें पहला सवाल यह है कि डॉक्टर नुसरत परवीन का बना क्या, वो मुसलमान औरत के जिसका हिजाब खींचा गया था। दूसरा सवाल यहां पर यह बनता है कि आज जावेद अख्तर जैसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो हिजाब के खिलाफ खुलकर अपना जहर उगलने की कोशिश करते हैं, ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स को क्यों प्रमोट किया जाता है और कैसे हिंदुस्तान से उठकर एक मेजॉरिटिस्तान बनता जा रहा है। यहां पर सवाल उठता है कि क्या सॉरी कर देना, सॉरी मांग लेना या माफी मांग लेना, राजीनामा हो जाना इस मसले का हल है या इस मसले का सही मानों में कोई हल बनता है। और एक आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी है कि आज से 1400 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक मुसलमान औरत का नकाब, उसका हिजाब खींचा गया था। वो पूरा वाकया है क्या और उसमें रेमेडी क्या प्रेजेंट की गई थी, उस मसले का हल कैसे निकाला गया था, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है 15 दिसंबर सन 2025 को। नाम है डॉक्टर नुसरत परवीन, उम्र लेट 20s में है और ये वो दिन है कि जब एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है आयुष डॉक्टर्स के लिए। वो लोग जो डॉक्टर बने, मेहनत की, तकलीफें काटी और फाइनली उनको आयुष डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। मीडिया मौजूद है, जर्नलिस्ट मौजूद हैं, पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, जितने अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू करने हैं वो लोग मौजूद हैं। और ऐसे में स्टेज पर नाम बुलाया जाता है डॉक्टर नुसरत परवीन का। और जैसे ही डॉक्टर नुसरत परवीन अपना अपॉइंटमेंट लेटर चीफ गेस्ट से, जो कि चीफ मिनिस्टर है बिहार का,
नीतीश कुमार उससे रिसीव करने की कोशिश करती हैं, नीतीश कुमार उसका नकाब खींच देते हैं, उसके हिजाब को की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। इस सारे वाक़े को सोशल मीडिया पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद जब डॉक्टर नुसरत परवीन के घर वालों से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को कन्विंस कर रहे हैं कि वो ये सर्विस ज्वाइन कर लें, लेकिन वो ये सर्विस अब ज्वाइन करना नहीं चाहती। तो सवाल ये, वो ये सर्विस क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहती? क्या किसी एग्जाम में फेल हो गई हैं? क्या कोई और करियर चॉइस समझ में आ गई है? क्या डॉक्टर बनने का सपना, इतनी मेहनत उनको अब पसंद नहीं आ रही? हरगिज़ नहीं। चीफ मिनिस्टर ने भरे मजमे के सामने, दुनिया के सामने उनकी इज्जत पर हमला किया और ये इतना बड़ा ट्रॉमा है कि इस ट्रॉमा के साथ वो इस सर्विस में जाना नहीं चाहती। इमेजिन करें, आप सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तकलीफें उठाते हैं, हाउस जॉब से गुजरते हैं और एंड में आकर एक चीफ मिनिस्टर आपकी इज्जत के साथ, आपके हिजाब के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर दे। इस बात को इमेजिन करना आसान नहीं है। इस बात को इमेजिन करने के लिए ये सोचें कि एक हिंदू औरत के लिए जो मंगलसूत्र की अहमियत होती है, उसके लिए जो सिंदूर की अहमियत होती है, अगर कोई उसका सिंदूर या उसका मंगलसूत्र खींचने की कोशिश करे तो क्या नतीजा निकलेगा? आपने कितनी ऐसी फिल्म्स देख रखी हैं, कितनी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देख रखी हैं, कितनी ही ऐसी कहानियां सुन रखी हैं जहां पर आपको इसकी सिग्निफिकेंस पता चलती है। ये जो टेंटेड किया गया है, ये एक करियर को टेंटेड नहीं किया गया, ये एक पैगाम दिया गया है इंडिया में बसने वाले मुसलमानों को कि इंडिया मेजॉरिटिस्तान बन चुका है। यहाँ मेजॉरिटी की चलती है और माइनॉरिटी के कोई हुकूक नहीं है। और जब आप मेजॉरिटिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले एथीज्म का ये सिंबल, ये सूडो इंटेलेक्चुअल आपको नजर आएगा, जिसको आप जावेद अख्तर के नाम से जानते हैं। Why should you be ashamed of your face? But what makes her cover her face? Vulgar, obscene, undignified about her face. That is covered. उसे ब्रेन वॉश किया गया है। अगर वो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ तो शी ब्रेन वॉश। इंडिया के सूडो इंटेलेक्चुअल जावेद अख्तर कहते हैं कि जो औरतें हिजाब करती हैं वो ब्रेन वॉश्ड हैं। ब्रेन वॉश्ड वो औरतें नहीं है जावेद अख्तर साहब, ब्रेन वॉश्ड आपका दिमाग है जो अपनी लॉयल्टी साबित करते 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 थक चुका है। अगर ब्रेन वॉशिंग की आपने बात करनी थी तो इतनी तो इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि आप नीतीश कुमार की हरकत पर भी बात करते, लेकिन वो कैपेसिटी तो आपके अंदर है नहीं। दूसरी बात जो आपने समझनी है बड़े गौर से, वो ये समझनी है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां जगह जगह पर महाभारत की कहानी आम है, महाभारत के चर्चे। ये महाभारत की कहानी शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है जब एक औरत के साड़ी के पल्लू को खींचा जाता है। तो क्या आप उनको भी कहेंगे कि वो सब भी ब्रेन वॉश्ड है? आई डेयर यू एंड आई चैलेंज यू, जहां आप बैठे हैं ना, एक बार ये भी कहकर देखें कि ये सब बेकार है, ये सब ब्रेन वॉशिंग है। आप में इतनी हिम्मत होनी नहीं है और इतनी हिम्मत या जुर्रत दिखाने के बाद आप अपने घर से बाहर निकल पाए, ये मेरा खुला चैलेंज है। ये आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपका काम बड़ा सिंपल है कि माइक हाथ में पकड़ो, सिर्फ उस जगह पर जहां पर डिबेट ना हो, जहां पर सामने बैठे हो सिर्फ बच्चे जो इतने गलेबल हो कि कोई भी बात करो वो तालियां बजा दें और दुनिया सुनकर चली जाए। जिस एथीज्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस सेक्युलरिज्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। अगर डेटा की बात करें तो इस वक्त पीयू की रिसर्च कहती है, और ये रिसर्च आपके सामने मैं प्रेजेंट भी करूंगा, ये रिसर्च 2021 की है और ये रिसर्च कहती है कि इंडिया के अंदर 40% जितने डिस्क्रिमिनेशन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 12 महीनों में, वो मुसलमानों ने रिपोर्ट किए हैं। ये है सेक्युलरिज्म, ये है आपका मेजॉरिटिस्तान। अब इस कहानी को अगर आपने समझना है तो आपने इस किताब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये किताब है दानिश जावेद की और ये किताब क्या कहती है? ये किताब है इनक्रेडिबल एंड शाइनिंग इंडिया पे अनबाइज्ड एक ओपिनियन कि कैसे वो इंडिया जहां पर कितना आर्ट, मीडिया, लिखने वाले, पढ़ने वाले हुआ करते थे, जहां पर दिलीप कुमार हुआ करता था, जिसको पाकिस्तान ने भी इज्जत दी, इंडिया ने भी इज्जत दी, ये मुल्क दिलीप कुमार से उठकर नीतीश कुमार तक कैसे पहुंचा, ये कहानी अभी बाकी है।
मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा हूं इस वाकये के हवाले से, और इंडियन इन्फ्लुएंसर्स की रील्स देखकर लिटरली हैरानगी हो रही है कि इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स सर्टनली नीतीश कुमार की बुराई तो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसने गलत किया एंड ही शुड अपोलोजाइज, बट व्हाई टू अपोलोजाइज? इस बात पर अपॉलॉजी नहीं बनती है, इसकी रेमेडी कुछ और होनी चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर ये बात समझने के लिए थोड़ी इंटेलेक्ट चाहिए, और उस इंटेलेक्ट के लिए इन्हें सबसे पहले देखनी पड़ेगी 2006 की सचार कमेटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है कि आज मुसलमान 14% है पॉपुलेशन का, लेकिन उन मुसलमानों के साथ ज्यादती क्या होती है? नंबर 1, इकोनॉमिक गेटो में उनको डाल दिया गया है, यानी वर्क प्लेस इन्वॉल्वमेंट में, एंगेजमेंट के अंदर जो वर्क पार्टिसिपेशन है वो ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप मुसलमान को हायर नहीं करना चाहिए, दलित से भी नीचे का लेवल आपने एक मुसलमान के लिए रख दिया है। दूसरी, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन गैप है वो इतना है कि 14% पॉपुलेशन है, लेकिन आप मुश्किल से 4 से 5% को अपनी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन तो ना होने के बराबर है। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो शायद ये इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने सिर्फ नीतीश कुमार पे बात नहीं करनी, अगर आपको वाकई दर्द है ना, तो फिर आप में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि आप ये बात भी करें कि हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में। मुंबई में आप घर लेकर दिखाएं, एज अ मुस्लिम आपको घर नहीं दिया जाता, और जहां पर आप नो मुस्लिम्स अलाउड नहीं कह सकते, वहां पर एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, और वो टर्मिनोलॉजी है नो नॉन वेजिटेरियंस अलाउड, ताकि किसी ना किसी तरह इनसे हमारा पाला ना पड़े। आप अपनी 14% माइनॉरिटी को 20 करोड़ लोगों को देखने को तैयार नहीं है, और ये वाकयात भरे पड़े। आपको सबसे पहले नजर आता है मोहम्मद इखलाक का वाकया, which belongs to 2015, कि जहां पर बीफ रखने पर उसको मॉब ने लिंच कर दिया, इंसाफ नहीं मिला, सरेआम आपने लोग मार दिए, आपने उनको इंसाफ नहीं दिया। फिर आता है पहलू खान का वाकया 2017 का, कि जहां पर वो अपनी गाय को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा था, फिर आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसको डेथ सेंटेंस मजमे ने सुना दी। फिर आपके सामने है तबरेज अंसारी का 2019 का वाकया, जहां पर आपने उसे मजबूर किया कि वो जय श्री राम के नारे लगाए, और जब उसने ये नारे लगाए तब भी आपने उसको जिंदा मार दिया। वो अपनी जान बचाना चाहता था, आप टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप अगर डेटा उठाकर देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि आज इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, मुसलमान बाहर निकलता है, इससे पहले कि उसको इंसाफ मिले, आप उसके घर बुलडोज कर देते हैं, उसकी जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी है वो आप खा जाते हैं। ये है इंसाफ का मयार। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, जब ये बात आप सुनेंगे, लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने इस चीज को पढ़ना शुरू किया था, लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। और ये कहानी क्या है कि 2021 में इंडिया में एक ऐप लॉन्च हुई। उस ऐप का नाम है सुल्ली डील्स। और आपको ये लगता है कि जैसे ये ऐप लॉन्च हुई होगी जुलाई 2021 में, तो कहानी खत्म हो गई होगी। हरगिज नहीं। सुल्ली डील्स के बाद जनवरी 2022 में एक और ऐप लॉन्च हुई, और उसका नाम था बुल्ली बाय। अब ये आप सोचेंगे कि बुल्ली बाई तो ठीक है, यूज होती है टर्मिनोलॉजी, लेकिन ये सुल्ली क्या है, ये बुल्ली क्या है? इंडिया में मुसलमान औरत के लिए डेरोगेटरी ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। जब ये ऐप लॉन्च हुई तो इस ऐप में था क्या? ये ऐप एक ऐसी ऐप थी कि वो मुसलमान औरतें जो पायलट बन गई, जर्नलिस्ट बन गई, आर्किटेक्ट बन गई, अपने फील्ड में जिन्होंने अच्छा काम किया, अपना नाम कमाया, उनकी तस्वीरें उठाई गई, उनकी डिटेल्स डाली गई, और उसके बाद उन्हें ऑक्शन किया गया, उन पर ऑक्शन लगा दी गई, डील ऑफ द डे बनाकर। ये क्या सिलसिला है? और ये ऐप, मजे की बात क्या है, ये ऐप इन्होंने होस्ट की गिटहब के ऊपर, ताकि पकड़ाई में ना आ सके। अब यहां पर 1 मिनट के लिए आपने रुकना है और सोचना है। आपके घर में आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आपकी बहन, आपकी बेटी। 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप किसी ऐसी ऐप के ऊपर उनकी तस्वीरें देखते हैं, डील ऑफ द डे देखते हैं, और उस पर इंडिया की वो कम्युनिटी जो कि शायद ट्रैड से ताल्लुक रखती है, वो उस पर बिडिंग कर रही है। और 1 मिनट के लिए आपने जो सोचना है ना, आपने ये नहीं सोचना कि आप क्या फील करेंगे। यहां पर आपकी फीलिंग मैटर नहीं करती है। यहां पर मैटर ये करता है, जब आपकी वो बहन बेटी खुद देखेगी
तो क्या वो ट्रॉमा से नहीं गुजरेगी? क्या उसको PTSD नहीं होगा? क्या वो एंजाइटी का शिकार नहीं होगी? पहले ही एक औरत की जिंदगी हमने कितनी अजीरन कर रखी है, कितनी मुश्किल बना रखी है, उसके बाद वो घर से निकलने से डरेगी, वो बाहर नहीं जा सकेगी क्योंकि उसकी तस्वीरें शहर में लगी हुई हैं। किसी न किसी ने वो ऑक्शन जीत ली है, कोई ना कोई उसका बायर बन चुका है। ये क्या है? This is what happens on a daily basis with a Muslim in India. And along with that, सुल्ली डील्स को लॉन्च किया ओमकारेश्वर ठाकुर ने और बुल्ली बाई को बनाने वाला था नीरज बिश्नोई। नीरज बिश्नोई को अरेस्ट किया जाता है आसाम से और ओमकारेश्वर ठाकुर को पकड़ा जाता है इंदौर से। अब आप ये सोचेंगे कि इंदौर से उसको पकड़ लिया और दूसरी जगह से आसाम से नीरज बिश्नोई को जब गिरफ्तार किया गया तो इनको करार वाकई सजा मिली होगी। इन दोनों को छोड़ दिया गया, बेल पे दोनों को रिहा कर दिया गया। मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये क्या कहकर रिहा किया गया। इनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज हुई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। अरे पहली बार किया है, जाने दें, दोबारा नहीं करेंगे। ये है कानून की अहमियत। और हम माफी मांग रहे हैं नीतीश कुमार से। यहां पर माफी नहीं बनती, यहां पर रेमेडी क्या बनती है, आइए समझते हैं। वो इंडियन इन्फ्लुएंसर्स जो बार बार नीतीश कुमार से माफी की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्टर्स जिसमें जाहिरा वसीम शामिल हैं, दंगल मूवी की एक्ट्रेस, ये सब लोग बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को सॉरी करना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, रजामंदी हो जानी चाहिए। दिस इज नॉट द रेमेडी। रेमेडी के लिए आपको खुद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा और वो देखने के लिए अगर आप अपना कानून उठाएंगे तो साफ साफ चीजें लिखी हुई हैं। आपके कानून के मुताबिक IPC सेक्शन 350 इलस्ट्रेशन F के मुताबिक वहां साफ साफ लिखा है कि किसी औरत का नकाब खींचना क्रिमिनल फोर्स है। आर्टिकल 21 डिग्निटी की बात करता है। BNS सेक्शन 79 जो कि पुराना IPC 509 है, वो कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करे, इशारा करे या बात करे जो किसी औरत की मॉडेस्टी, शर्मो हया की तौहीन हो तो ये कानूनन जुर्म है। IPC सेक्शन 354, BNS सेक्शन 74 वो कहता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, किसी भी ऐसी हरकत से जिसके बारे में आपको पता हो कि इससे औरत की बेहुरमती होगी, आप पर ये दफात लगती हैं। और इन दफात की सजा पता है क्या? इन दफात की सजा है 1 से 5 साल की कैद। अब अगर ये सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार को सजा नहीं मिलती है, पर्चा नहीं कटता है, तो आपको जान लेना चाहिए कि आपका कानून गरीब को और माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता है। वो माइनॉरिटी को तो हाउसिंग में डिस्क्रिमिनेट करता है, वो माइनॉरिटी के साथ नहीं खड़ा हुआ। और आपका सेक्युलरिज्म का ढोंग सिर्फ एक ढोंग है। नीतीश कुमार का हिजाब खींचने का वाकया कोई पहला नहीं है। मुसलमानों की तारीख में ऐसा एक वाकया आपको और मिलता है, और वो वाकया मिलता है आज से 1400 साल पहले के मदीना में, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए। जब मदीना आए तो यहाँ पर ऑलरेडी कौमें आबाद थी, जिनमें मुसलमान भी थे, यहाँ पर यहूदी भी रहा करते थे और यहाँ पर मुशरिकीन भी मौजूद थे। उस ज़माने में जो ज्यूस थे, उन ज्यूस की कौमें थी, उनके कबीले थे। उनमें एक कबीला बनु नादिर था और एक कबीला बनु कैनका भी मौजूद था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तब मीसाक़े मदीना किया गया, द चार्टर ऑफ मदीना, जो कि मेरी नज़र में दुनिया का सबसे पहला खूबसूरत लिखा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन था। इस कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पॉइंट जो आपने समझने वो बड़े ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट ये कि सब मिलकर मदीना की हिफाजत करेंगे। दूसरा ये कि सबको मजहबी आज़ादी हासिल होगी। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट ये कि कोई किसी दूसरे के साथ गद्दारी नहीं करेगा। नीतीश कुमार से रिलेटेड जितनी मैंने रील्स देखी हैं, जिसमें पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, इंडिया से भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको ज़रूर मिलेगी। वो ये कि बनु नादिर वो लोग थे कि जो खेती बाड़ी किया करते थे और बनु कैनका इनका सोने का काम था। ये सुनार थे, सोने का काम करते थे, अपनी मंडियाँ और अपनी मार्केट चलाया करते थे और अपने किले में आबाद थे। बहुत से लोग वहाँ पर ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इनकी फसलों को जलाया गया था। फसलों का ताल्लुक बनु नादिर के साथ था। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं बनु कैनका का।
और इनका वाकया थोड़ा सा फर्क है। जिस बनु कैनका का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं, इसका शजरा नसब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक जाता है। ये कहते हैं कि ये हैं कैनका बिन अमशील बिन मनशी बिन युहनान बिन बिन्यामीन बिन सारून बिन नक्ताली बिन हई बिन मूसा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आकर आबाद हो गए, तब मदीना में सब कौमें सुकून से रहना शुरू हो गई। और फिर ग़ज़वा बदर हुआ, और ग़ज़वा बदर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को फातिह करार दिया। लेकिन बनु कैनका से मुसलमानों की ये कामयाबी हजम नहीं हुई और उनके अंदर हसद पैदा हो गया। सन 2 हिजरी आते आते एक मुसलमान औरत अपने हिजाब में एक सुनार की दुकान पर आई। जब वो सुनार की दुकान पर आई, वो दुकान बनु कैनका से ताल्लुक रखने वाले एक यहूदी की थी। उस यहूदी ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपना चेहरा दिखाएं, और उन्होंने अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया। इसी देर के अंदर उस यहूदी को एक शरारत सूझी और उसने उनके लिबास का निचला हिस्सा उनके हिजाब से ऐसे बांध दिया कि उनको पता ना चले। और जब वो जाने के लिए उठी तो उनका सत्र खुल गया, वो चीखना शुरू हो गई और वो यहूदी कह कहा लगाकर हंसना शुरू हो गया। उनकी चीख सुनकर एक मुसलमान दौड़ा उनकी मदद के लिए, और उस मुसलमान ने अपने तैश में उस यहूदी का कत्ल कर दिया। और फिर बनु कैनका ने बदला लेने के लिए उस मुसलमान को शहीद कर दिया। जब ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉरी का नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि माफ़ी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सस अल बली का नाम दिया, यानी पूरी कौम बदला लेगी। और फिर बनु कैनका का मुहासरा किया गया। उनका 15 दिन तक, 14 या 15 दिन तक मुहासरा किया गया, और उसके बाद उन्हें मदीना से बेदखल कर दिया गया। इस वाक़े की तफसीलात इब्ने हिशाम की सीरत नबविय्या में मौजूद हैं। इसके अलावा इमाम तबारी की तारीख़ में मौजूद है। और जितनी बातें इस वीडियो में मैंने आपसे की हैं, उन सब के साइंटिफिक प्रूफ हैं, रिसर्चेस उन पर हो रखी हैं। इसके अलावा जितने नाम मैंने लिए उन सब की वीडियोस मौजूद हैं। नीतीश कुमार की, गिरिराज सिंह की, संजय निषद की, यहाँ तक के मॉब लिंचिंग में मर जाने वालों की, पहलू खान की भी वीडियोस मौजूद हैं। और बहुत सी तफसीलात आपको इस किताब से भी मिल जाती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आज प्रूफ कहाँ कहाँ पर मौजूद है। सवाल ये है कि एक मुसलमान औरत को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया का सिस्टम कहाँ तक जाएगा। क्योंकि वो एक मुसलमान है इसलिए कोलैटरल डैमेज है, या आज भी माइनॉरिटी की कोई ना कोई अहमियत इंडिया की नज़रों में मौजूद है। और यही सवाल आपके लिए भी है कि एक मुसलमानों की बेटी पर हुआ था जब सितम, एक मुसलमानों की बेटी पर हुआ था जब सितम, खुल गए थे इब्ने कासिम की शुजात के अलम। बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में, कश्मीर में, जोर क्यों आता नहीं इस्लाम की शमशीर में।